Now, let us start. एक question start करिए जरा सा Radon. If f vector force vector that is equal to 2y, this is nothing but I cap minus z, it is nothing but j cap plus x, it is nothing but simply k cap. Find f cross, it is nothing but simply dr. अभी तक f डॉट dr निकाला करते थे, अब f क्रॉस dr निकालना है. अच्छा, कभी लाइन इंटीग्रल बोलेगा तो उसका मतलब तो f डॉट dr ही होता है, लेकिन मेंशन कर दे f क्रॉस dr निकालना है तो फिर यही निकालना पड़ेगा. क्लियर है यहाँ पर. दूसरी बात, f डॉट dr और f क्रॉस dr में फिजिकली डिफरेंस क्या है? f डॉट dr का मतलब तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, f क्रॉस dr का मतलब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं. क्लियर है यहाँ पर. बात समझ में आया नहीं समझ में आया? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन f dot dr and f cross. It is nothing but simply dr. Clear? हाँ, लिख लीजिए जरा सा. If given conditions x is equal to cos t, y is equal to sin t, z is equal to 2 cos t, ये सब given है. t के बारे में बोल दिया है varies from 0 to pi by 2. It is mentioned in the question. तो आपने यही लेके चलना है. अच्छा, x अगर cos t है तो dx जो होगा माइनस sin t dt हो जाएगा डिफरेंशिएशन में. y अगर sin t है तो dy जो हो जाएगा तुम्हारा cos t dt हो जाएगा. cos t dt साफ से लिख लो, dy जो है cos t dt. उसी तरह dz निकालो. 2 तो 2 है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t और साथ में एक dt लगा देना. क्लियर है यहाँ पर. बात समझ में आया? आगे चलते हैं. नाउ लेट अस सी f क्रॉस, इट इज नथिंग बट सिंपली dr. कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व हो जाता है. आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया. एफ गिवन ये है 2y माइनस जेड और ये एक्स. सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2y माइनस जेड एक्स. dr आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है dx i कैप, dy इट इज नथिंग बट j कैप प्लस dz इट इज नथिंग बट k कैप. सब्स्टिट्यूट करिए dx dy dz. हाउ टू सॉल्व? आई कैप के लिए ऐसे सॉल्व करिए, आई कैप ये क्रॉस माइनस जेड डी जेड माइनस एक्स डी वाई हो गया, माइनस जे कैप वाला ये लाइन छोड़ दीजिए जरा सा, बाकी सॉल्व करिए. 2y डी जेड माइनस एक्स डी एक्स. लास्ट के कैप के लिए सॉल्व करिए, के कैप के लिए सॉल्व करिए. के कैप ये वाला रो छोड़ दीजिए, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए. अब ये वाला बाकी जो बच गए 2y dy माइनस और एक z में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा dx. ये रिजल्ट आ गया f क्रॉस, इट इज नथिंग बट सिंपली dr. अब इसको इंटीग्रेट करना है. जहां जहां x है वहां cos t लिख दीजिए, जहां जहां y है sin t लिख दीजिए, जहां जहां z है 2 cos t लिख दीजिए. dz भी पता है, dy भी पता है, dx सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब t में आ जाएंगे. और इंटीग्रेशन जो होगा, जब सबको आप t में कन्वर्ट कर दोगे तो t की लिमिट कहां से कहां तक लिखोगे? 0 से पाई बाई 2 तक. ये क्वेश्चन में डिफरेंस ये बताना था बस. देखिए नाम भले ही कैलकुलस है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एवरीथिंग. मैं तरीका ही बता सकता हूँ. बात समझ में आया? इंटीग्रेशन आप 12वीं क्लास से पढ़ते हैं, दैट यू नीड टू सॉल्व. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस इंटीग्रेशन. इज इट क्लियर? इंटीग्रेट आप करेंगे, आंसर आप बताएंगे. क्लियर है यहाँ पर? अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. देखिए जरा सा, स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम भी देखेंगे और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो ग्रीन्स थ्योरम बताता है उसको भी देख लेंगे. क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? आपको याद होना चाहिए स्टोक्स थ्योरम हम लोग पढ़े हुए हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी. F dot it is nothing but dl, that is equal to del cross it is nothing but simply F dot it is nothing but ds. dl लिख लो चाहे dr लिख लो, बात एक ही है. क्लियर? अच्छा, F dot dr का मतलब क्या है बताइए जरा सा. वर्क डन है, शॉर्ट में बोलता हूँ. F dot dr तो अभी कैलकुलेट किया, वर्क डन है. अगर वर्क डन है तो ये भी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी है, और अगर F वर्क डन है तो कर्ल है. डेल क्रॉस का मतलब क्या होता है? कर्ल. मतलब कर्ल होगा कोई चीज तो वर्क डन मिलेगा, कर्ल ही नहीं है किसी चीज में उसमें वर्क डन नहीं मिलेगा. मैं ये कहना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड है मतलब वर्क डन है, तो राइट हैंड साइड भी है मतलब कर्ल है. ये बात समझ में आ गई आपको?
इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जरा सा। अच्छा, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल है, यहाँ पर ओपन इंटीग्रल है, मतलब यहाँ पे क्लोज का निशान नहीं है। जैसे यहाँ सर्कल बना के, ये देखिए जरा सा, ये सर्कल बनाया है, तो सर्कल का मतलब क्लोज है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या। अच्छा, क्लोज इंटीग्रल में बता देता हूँ, ये कर्व सी पे है। अब जरा सा देखिए आप, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, ये एक बकेट है और ये क्लोज, ये वाला देखिए जिसपे मेरा पेन चल रहा है, मोटा सा हो रहा है, देखिए जरा सा, उसको मैं सी बना देता हूँ। अब देखिए, जो सी बना है वो तो क्लोज है। देखिए जरा सा, अब राइट हैंड साइड देखिए जरा सा, इस सी की वजह से जो सरफेस बना है बाल्टी का, देखिए वो खुला है, उसमें कोई भी पानी डाल सकते हैं आप। इसीलिए ये जो राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन है, सरफेस तो है, सर्कल एक ऐसा सर्कल है तो एक सरफेस है, लेकिन उसका मुंह खुला होना चाहिए। जो लाइन है, कर्व है, वो तो क्लोज है, लेकिन उससे जो राइट हैंड साइड का सरफेस बनेगा, डीएस बनेगा, उसमें कोई क्लोज का निशान नहीं है, तो ओपन है, उससे बाल्टी अंदर घुस जाएगा, पानी अंदर घुस जाएगा। ये मतलब है इसका। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? एक तरफ जो है क्लोज लाइन बनाइए, लेकिन ये बता दीजिए उस लाइन की वजह से ऐसे लाइन बना दीजिए क्लोज, एक बाल्टी नुमा शक्ल बना दीजिए, बाल्टी जैसा एक शक्ल बना दीजिए। ये क्लोज लाइन भले ही क्यों ना हो, लेकिन इससे पानी अंदर घुस सकता है, इसका मतलब इसका सरफेस खुला हुआ है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपका स्टोक्स थ्योरम। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में डिस्कस भी किया है, कैसे क्लोज पाथ पे वर्क डन जीरो होता है, फ्रिक्शन फोर्स होगा तो वर्क डन जीरो नहीं, बहुत सारी चीज हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओवर हेयर। क्लियर है? सेम चीज बार बार रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है। क्लियर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टोक्स थ्योरम जो है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, इज कॉल्ड एज ग्रीन्स थ्योरम। मींस स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम एक ही है। ग्रीन्स फंक्शन अलग है, जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको बहुत डिटेल में, स्पेशल फंक्शन वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रीन्स थ्योरम अलग है, ग्रीन्स फंक्शन है। ग्रीन्स थ्योरम जो है स्टोक्स थ्योरम ही है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? व्हाट इज दिस स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट, देखिए जरा सा, क्लोज लेफ्ट हैंड साइड तो क्लोज्ड इंटीग्रल था, कोई भी फंक्शन जिसमें एक्स और वाई का नाम है dx, प्लस कोई भी फंक्शन जिसमें एक्स वाई का नाम है dy। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज्ड इंटीग्रल था, और चूंकि लाइन इंटीग्रल था, dl था, तो dl की जगह हम dx लिख सकते हैं या dy लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड ds लिखना है, मतलब एरिया dx dy लिखना होगा। राइट हैंड साइड को, ये देखिए, फाई और साई, फाई लेफ्ट पे लिखा है, साई राइट पे लिखा है, जिसमें dy लगा है उसको पार्शियल डेरिवेट करिए dx के चक्कर में, साई को माइनस, जिसमें dx लगा है उसको dy के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, बस। क्लियर है यहाँ पर? तो ये सरफेस इंटीग्रल, ये राइट, मतलब चीज एक ही है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बाद वाले को पहले डिफरेंट, तो इसी को ग्रीन्स थ्योरम बोलते हैं, और इससे आंसर जो है बहुत जल्दी से आ जाता है। क्लियर है यहाँ पर? एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा। मतलब ये है कि ग्रीन्स थ्योरम और जो है स्टोक्स थ्योरम एक ही है। राइट डाउन, इवैल्यूएट इवैल्यूएट 5x minus 8y square dx plus 2y 2 minus 2x नहीं है, 2 minus 3x dy, इसको सॉल्व करना है। क्लोज इंटीग्रल where curve is given by, closed curve is given by x is equal to 0, y is equal to 0, x plus y is equal to 1, x plus y is equal to, मैं एक एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। देखिए सारा गेम एक्स वाई प्लेन में ही है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 0 डाल देते हैं, देखिए जरा सा, x और y दोनों ही 0 0 डाल, देखिए मैं एक स्टार्ट करता हूँ। देखिए जरा सा, मैं स्टार्ट करूं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, एक बार x 0 डालो तो y 1 हो जाएगा, एक बार y 0 डालो तो x 1 हो जाएगा, 1 1। तो अब जो है ये दोनों जोड़ देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की वजह से एक रीजन बन गया, एक क्लोज्ड पाथ आपका बन गया है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? अच्छा, ये 0 0 है, ये 1 0 है और ये आपका 0 1 है। क्यों 0 1 है? इस लाइन पे x तो 0 है, y 1 है। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब मुझे क्लोज इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करना है क्लोज इंटीग्रल कर्व सी पे, तो इसको मैं 0 ओ मान लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। डायरेक्शन गिवन नहीं है, जब भी डायरेक्शन गिवन ना हो आप इस पे एंटी क्लॉकवाइज बनाइए, अनलेस एंड अनटिल डायरेक्शन इज गिवन। तो क्लोज निकालने के लिए मुझे एक इंटीग्रल जो है OA सॉल्व करना पड़ेगा, एक इंटीग्रल AB सॉल्व करना पड़ेगा, एक इंटीग्रल जो है BO सॉल्व करना पड़ेगा। ये OA, AB, ये तुम्हारा BO, दिस इंटीग्रेशन वी हैव टू सॉल्व। इज इट क्लियर और नॉट? इस तरह से इंटीग्रेशन जो है हमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर? तो मैं एक एक करके जो है सॉल्व करता हूँ, आप जरा सा इसको जो है ध्यान से देखिए जरा सा। वन बाय वन आई एम गोइंग टू सॉल्व। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो मैं एक बार आपको डायग्राम दोबारा से ये जो है बना के मैं दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 0, एक लाइन हम लोगों ने बना दिया था। यहाँ पर 1 0 था और यहाँ पर 0 1 था। मैंने जो है डायरेक्शन भी आपको बता दिया था, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। इस पॉइंट को O माना था, इस पॉइंट को A माना था और इस पॉइंट को B माना था। हमें 3 इंटीग्रेशन सॉल्व, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ग्रीन्स थ्योरम में चीज कैसे आसान हो जाती है। क्लियर है यहाँ पर? अब जरा सा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं OA वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ। क्लियर है? OA मतलब ये है OA, देखिए ये है OA जो मोटा हो रहा है। तो 0 0 से 1 0 तक। अच्छा, 0 0 ले लो चाहे 1 0 ले लो, बाद की वैल्यू तो 0 ही है, सेकंड नंबर वाली वैल्यू, मतलब y 0 है, y 0 है मतलब dy 0 है, x 0 नहीं है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? आपके पास जो ये गिवन है, ये देखिए जरा सा, ये इतना बड़ा इंटीग्रेशन गिवन है और आपको पता है dy 0 है, तो बाद वाली पूरी टर्म 0 हो गई है, मतलब सिर्फ आपको पहला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया? तो मैं आगे चलूं। तो इंटीग्रेशन आपके पास जो बच गया है 5x माइनस इट इज नथिंग बट 8y स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया है इट इज नथिंग बट सिंपली dx। हाँ, dx बचा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, y तो देखिए ये बाद y 0 है तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बच गया है 5x dx, और x की लिमिट देखिए, ये x 0 है और यहाँ पे x 1 है, मतलब x की लिमिट 0 से 1 है, तो 0 से 1 सॉल्व कर लो आप। बात समझ में आ गया? तो ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, आप खुद से कर लेंगे उसको, कोई बात नहीं। अब इंटीग्रेशन a से b में सॉल्व करता हूँ। क्लियर है यहाँ पर? आगे चलते, a से b में देखिए, ये a से b है, a से b में जरा सा ध्यान से देखिए, अब लिमिट लिख लेता हूँ। a से b की हम बात करेंगे तो 1 0 से लेकर 0 1 है ना। हम x की वैल्यू बता सकते हैं कि 1 ही है या 0 है, कुछ भी हो सकता है 1 से 0 के बीच में। y की वैल्यू भी हम नहीं बता सकते कि 1 से, बात समझ में आया नहीं समझ में आया, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस एक्स, मतलब जहां जहां y है वहां वहां 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो dy जो हो गया माइनस dx हो, मतलब सबको आपने लिमिट किसमें कन्वर्ट कर दिया है? x में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है? यहाँ पर dy जहां जहां होगा वहां dx आ जाए, और जो x है वो तो x रहेगा ही रहेगा। अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, हमारे पास इक्वेशन ये था 5x माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 2y, प्लस 2y 2 माइनस एक्स, सॉरी 2 माइनस 3x, और ये dy। अब सब्स्टिट्यूट करिए जरा सा, जहां जहां y होगा वहां 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना। इंटीग्रेशन 5x माइनस 8 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा dx प्लस 2, y की जगह पर 1 माइनस एक्स लिखिए, और यहाँ पर 2 माइनस 3x वैसे ही रहने दीजिए। dy की जगह पर
माइनस डी एक्स सब्स्टिट्यूट, माइनस चलो मैं सामने लगा देता हूँ, यहाँ पर प्लस को हटा के माइनस लगा दिया और यहाँ डी एक्स बच गया। अब सब पूरा इक्वेशन एक्स में आ गया है। अब एक्स की लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। ये पहला वाला एक्स है, ये वाला एक्स है। एक्स की लिमिट जो है, पहला 1 है, बाद वाला 0 है, तो लिमिट 1 से लेके कहाँ तक आएगा बताइए जरा सा, 0 तक। आई होप यू गॉट द आइडिया। लिमिट विल बी फ्रॉम 1 to 0। देखो पहला वाला लिमिट 1 है जो एनसर्कल कर रहा हूँ, और बाद वाली लिमिट 0 है, तो 1 से 0 जाना है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट लिमिट टू बी सॉल्व्ड फ्रॉम b to 0, b to o। अच्छा, b की लिमिट जो है 0 1 से लेके 0 0 थी। इसमें देखिए जरा सा, इस लिमिट को अगर जरा सा ध्यान से देखिए, तो पहला x का जो वैल्यू है दोनों जगह पे 0, मतलब x 0 हो गया है, तो dx आपका 0 ही रहेगा। अब मैं लिखता हूं दोबारा से, ये वाली वैल्यू देखिए, इंटीग्रेशन 5x माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x ही है ना, देखिए जरा सा, सॉरी 2y भी है, यहाँ एक 2 मिसिंग हो गया है, इसको लिख लेना, 2y है, 2y 2 माइनस 3x और ये dy। ठीक है, dx 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बस ये बच गया 2, y को वैसे ही रहने दीजिए, x 0 है, ये पार्ट 0 कर दो, तो एक 2 बच जाएगा और ये dy बच जाएगा। लिमिट जो बचा है सिर्फ y के लिए, y की लिमिट ये देखिए, बाद वाला y, बाद वाला y, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट फ्रॉम 1 to 0। सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा, OA निकाल लिया, AB निकाल लिया, BO निकाल दिया, छोड़ दें या ऐड करना है आपको? तो सब जमा करके आंसर बताना है। यू हैव टू ऐड ऑल दिस। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अब जरा सा ध्यान से देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था 5x माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 2y 2 माइनस 3x और ये dy, ऐसा क्वेश्चन था। पहले वाले को हम फाई बोलते हैं, बाद वाले को साई बोलते हैं। फाई जो है 5x माइनस 8y स्क्वायर, ये वाला जो है 2y माइनस, सॉरी 2y ब्रैकेट में 2 माइनस 3x, ये हो गया। जो dx में होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में होगा, डेल फाई डिवाइडेड बाई डेल y, तो ये हो गया माइनस 16y। आगे चलते हैं, जो बाद वाला dy वाले को x के रेस्पेक्ट में, डेल साई अपॉन इट इज नथिंग बट डेल x, 2y वैसे ही रहेगा, और 3 का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव जो होगा वो 3 बचेगा, लेकिन माइनस 3 बचेगा, तो ये हो गया आपका माइनस 6y। आपने भी निकाल दिया। आगे चलते हैं, ग्रीन्स थ्योरम बोलता है डबल इंटीग्रल डेल साई अपॉन डेल वाई माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, बाहर में dx dy। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला माइनस 6y निकाल रखा है आपने, माइनस, और ये आपने निकाल रखा है माइनस 16y, और यहाँ पर dx या dx dy चाहे जो भी लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंटीग्रल इट इज नथिंग बट सिंपली प्लस 10y dx इट इज नथिंग बट सिंपली dy। ये चीज आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए जरा सा, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखिए जरा सा, सी मैं दोबारा आपको डायग्राम इस तरह से बना के दिखा देता हूँ। ये O है, ये B है, और ये O A B है। अच्छा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, ये भी है, ये जो रीजन है इसमें y, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब y का हाइट फिक्स नहीं है, हर जगह पे चेंज हो रहा है। और y का हाइट कैसे भी चेंज हो रहा है, या x में चलने से, हम x पे यहाँ पे हैं, देखो जरा से दोबारा, ये हाइट y का है, ये हाइट y का है, ये हाइट y का है, ये हाइट y। मैं x एक्सिस पे ओरिजिन पे खड़ा हूँ तो y की हाइट कुछ और है, यहाँ खड़ा हूँ तो y की हाइट कुछ और है, यहाँ खड़ा हूँ तो y की हाइट कुछ और है। तो y जो है x की वजह से बदल रहा है, और आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। आई होप यू गॉट द आइडिया। जहां जहां y है वहां वहां चाहे तो आप 1 माइनस एक्स लिख लें। मतलब y की जो लिमिट है, देखिए जरा सा,
अच्छा, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, नीचे वाला जो लाइन मैंने खींचा उस पे तो y 0 होगा, और ऊपर वाला हाइट जो है x की वजह से, तो y की जो लिमिट है मैं डाल सकता हूँ 0 से लेके 1 माइनस एक्स। हमेशा जो है एक लिमिट वेरिएबल रखना। अच्छा, x आप कहां से कहां तक चले, नीचे वाला देखो ये x एक्सिस 0 से लेके 1 तक, तो x की लिमिट जो है 0 से लेके 1 तक 10y dy dx। कोई भी पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा वेरिएबल लिमिट जो है पहले सॉल्व होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा एक बार और बोल देता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये रीजन था, मैं x की वैल्यू 0 पे खड़ा हूँ तो y का हाइट कुछ और है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हाइट कुछ और है, यहाँ खड़ा हूँ तो हाइट कुछ और है। मतलब y का निचला हाइट तो 0 है, ऊपर वाला हाइट 1 माइनस एक्स है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो y की लिमिट जो पता चल गई 0 से 1 माइनस एक्स, बस x की लिमिट ये x है, x यहाँ से यहाँ तक चले आप, और हर जगह पे y को देखा तो x जो है आप 0 से फाइनली कहाँ तक चले, 1 तक। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो 10y dy dx, मतलब वेरिएबल लिमिट जो है पहले सॉल्व होना चाहिए, और बाद कांस्टेंट लिमिट जो है बाद में सॉल्व होनी चाहिए। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा, रेड ऑन इवैल्यूएट, बाकी आप उसको तो मैंने सब करके दे ही दिया, आप सॉल्व पुट अप कर लेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dx, लाइन इंटीग्रल है, दिखाइए क्लोज इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल प्लस, इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही इंटीग्रेशन में पूरा आएगा। मैं अलग से फिर से दोबारा लिख लेता हूँ, रेड ऑन इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy ओवर सी के बारे में बोला है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर x की वैल्यू प्लस माइनस 1, y की वैल्यू प्लस माइनस 1, ये दिया है। तो स्क्वायर बना लो एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये 1 है, और ये माइनस 1 है। हाइट बना लो, डायरेक्शन अगर बनाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरह से बना लीजिए। अब मुद्दा ये है कि लाइन इंटीग्रल करोगे तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये चार अलग अलग लाइन अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। सीधे पहले वाले फाई मानो, बाद वाले को साई मानो। फाई में dx लगा हुआ है तो पार्शियल डेरिवेटिव y में करो, डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो x बचेगा। उसी तरह बाद वाले में dy लगा हुआ है तो डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? अरे समझ में आया? कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चीज जो है बहुत आसान है, अगर आप इसको समझना चाहें देन इट इज वेरी सिंपल। क्लियर? चलिए चलें आगे। तो स्टोक्स थ्योरम बोलता है जिसका आपने x में डेरिवेटिव किया है उसको पहले लिख लीजिए, तो दैट इज नथिंग बट 2x माइनस इट इज नथिंग बट x, दिस इज नथिंग बट dy, दिस इज नथिंग बट dx। y और x की लिमिट तो साफ साफ है, 0 से 1 और आपका 0 से 1, तो सॉल्व कर लेना इसको, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आप खुद से कर लेंगे, इसमें और कुछ बचा नहीं है। राइट ऑन द हेडिंग एज डाइवर्जेंस थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम बोल दीजिए जरा सा ना। f dot closed integral f dot it is nothing but simply ds, that is equal to del dot it is nothing but simply f, यहाँ पर it is nothing but dv। this is what the divergence theorem, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको चार्ज लेके बहुत सारी चीज लेके समझाया भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, राइट हैंड साइड आसान है। डाइवर्जेंस और कर्ल का सिग्निफिकेंस है कि इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा, राइट ऑन, फॉर ए वेक्टर f that is equal to 4xz I cap minus y square j cap
plus yz, it is nothing but simply k cap. Evaluate f dot ds, evaluate f dot ds over a cube for x in between 0 से लेके 1, y in between 0 से लेके 1, z in between 0 से लेके 1. क्लियर है? पर दिस व्हाट द मेंशन. तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्यूब आपने बनाना है जिसका सबका इनिशियल पॉइंट 0 है और फाइनल पॉइंट 1 है, तो क्यूब पॉजिटिव साइड पे आएगा 0 से 1. दिस व्हाट द क्यूब हियर. क्लियर है? यहाँ पर ये क्यूब आपने बना दिया है. तो क्यूब अगर आपने बनाना है तो ये आपने बना दिया. अब क्यूब में 6 सरफेस होंगे. सरफेस इंटीग्रल जो है काफी लंबा पड़ेगा, तो डाइवर्जेंस वाला कर लेते हैं. दैट इज डेल डॉट, इट इज नथिंग बट सिंपली एफ, और साथ में इट इज नथिंग बट डीवी. तो एफ आपका क्या गिवन है देखिए जरा सा. हाँ, इसका डेल डॉट एफ निकाल दो. डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का डेरिवेटिव, तो डेल बाई डेल एक्स, तो ये 4z हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, और yz का डेरिवेटिव सिर्फ y बचेगा तो प्लस y. तो ये हो गया 4z माइनस y. इज इट क्लियर और नॉट? तो डेल डॉट एफ आपने निकाल दिया. डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है. तो डेल डॉट एफ दैट इज इक्वल टू 4z माइनस y. तो सब्स्टिट्यूट करिए डेल डॉट एफ. तो यहाँ पर 4z माइनस वाई डीवी वॉल्यूम dx dy dz ट्रिपल इंटीग्रल हो गया है, मल्टी इंटीग्रल हो गया है. लिमिट x के लिए 0 से 1, y के लिए 0 से 1, z के लिए 0 से 1, और 4z माइनस वाई dx dy इट इज नथिंग बट dz. वैसे करते तो 6 बार करते रहते. अब यहाँ पर एक ही बार में चीज सॉल्व हो गई. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया नहीं समझ में आया? देखिए याद कैसे रखना है मैं आपको याद करवा देता हूँ. क्लोज्ड इंटीग्रल चाहे डाइवर्जेंस हो चाहे स्टोक्स हो, लेफ्ट हैंड साइड क्लोज्ड इंटीग्रल है. एक याद रख लीजिए, f डॉट ds दैट इज इक्वल टू डेल डॉट f, इट इज नथिंग बट सिंपली dv वॉल्यूम. ये आपका डाइवर्जेंस थ्योरम है. स्टोक्स थ्योरम आने के लिए ये चीज ऐसे ही लिखिए, बस एक ऑर्डर कम कर दीजिए. एरिया का एक ऑर्डर कम होगा तो लेंथ हो जाएगा. आगे चलते हैं. यहाँ ऐसे ही लिखिए, वॉल्यूम का एक ऑर्डर कम करिए तो सरफेस बन जाएगा. बस डेल डॉट एफ की जगह डेल क्रॉस एफ याद रख लीजिए. क्लियर है यहाँ पर? तो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्टोक्स थ्योरम. तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. क्लियर? तो आप उसको देखें जरूर. आई होप यू गॉट द आइडिया. जरूर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा इसका जो मैंने करवाया, और उम्मीद है कि इस रेंज से मिलेगा क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं एग्जाम में. ग्रेड 1/r लाइक दैट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. इज इट क्लियर? टुडे वी विल स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा and it is very important for the examination point of view. Clear?